नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करते हुए 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने के सुरेंद्रन को मंजेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं नव्या हरिदास को कोझिकोड नॉर्थ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा एडवोकेट जॉर्ज कुरियन को कंजीरापल्ली, वी मुरलीधरन को काजाकुट्टम और पार्टी के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमम सीट से मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों की यह पहली सूची जारी की गई है और बाकी उम्मीदवारों के नाम भी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। ईसीआई ने 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित किया। इसके साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। तो 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने केरल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो 47 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। तो केरल में उम्मीदवारों की ये 47 नाम की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। वहीं बजट सत्र के दूसरे फेज में लोकसभा में पहली बार प्रश्नकाल बिना किसी हंगामे के पूरा हुआ। इधर राज्यसभा में एलपीजी सिलेंडर के संकट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दावा किया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित कर रही है। अगर सरकार समय रहते इंतजाम कर लेती तो हालात इतने खराब नहीं होते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तभी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें टोक दिया। इस पर बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने खड़गे को टोका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति कर रही है। इसके बाद भी खड़गे ने बोलना जारी रखा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता जवाब नहीं सुनते हैं। मैं बहुत ही मेरा मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के, मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी जरूरतों का करीब करीब 60% इंपोर्ट करता है। इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देश के करीब हर हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है और घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पर ही एमईसीएम भी और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को भी एलपीजी सिलेंडर्स में मिलने की भारी दिक्कत हुई है। ये चिंता की बात है कि कई एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। कुछ ऊंचे दामों पर 5,000 प्रति सिलेंडर से अधिक कीमत पर खरीद कर रहे हैं। हमारे माननीय पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया एलपीजी की कोई कमी नहीं है। रूमर से सावधान रहिए कि लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है। सभापति जी, जब सरकार भारतीय नागरिकों को ईरान में एडवाइजरी जारी कर रही थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो उसे ये साफ करना चाहिए था इसका असर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स और एनर्जी सप्लाईज पर भी पड़ सकता है। उस लिहाज से हमें
तैयारी करनी थी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता की सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्य में एलपीजी और सीएनजी गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतों के विरोध में टीएमसी ने एक विशाल विरोध रैली निकाली। ममता बनर्जी के साथ पार्टी के दिग्गज नेता और हजारों कार्यकर्ता कॉलेज स्क्वायर से डोरीना क्रॉसिंग तक पैदल मार्च करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र की गलत नीतियों और न्यूनतम 25 दिन की बुकिंग गैप जैसे फैसलों के कारण आम जनता के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं और कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रैली करती हुई ममता बनर्जी नजर आई। सिलेंडर की किल्लत पर सड़क पर उतरती हुई ममता बनर्जी आज नजर आई हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का यह जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और सिलेंडर की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधती हुई ममता बनर्जी नजर आई हैं। उन्होंने ये रैली निकाली और जमकर केंद्र सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गैस की कालाबाजारी और किल्लत से लोग परेशान हैं और केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं गैस और तेल संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। मंत्रालय का कहना है कि क्रूड पर्याप्त मात्रा में है, सभी रिफाइनरी काम कर रही हैं, सीएनजी और पीएनजी की 100% आपूर्ति हो रही है। जो भी एलपीजी से पीएनजीपी पर शिफ्ट होना चाहते हैं वो कॉल सेंटर की सहायता से ले सकते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि क्रूड काफी मात्रा में उपलब्ध है, सभी रिफाइनरियां सबसे ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं भी ड्राई आउट की कोई खबर नहीं है। सबसे पहले क्रूड, पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है, सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% सप्लाई टू सीएनजी एंड पीएनजी customers is made, CNG for vehicles is made. Other important thing that we have been discussing over the past few days is request to the LPG commercial consumers wherever they can shift to PNG connections. So, next please. Yeah. So, जो भी लोग LPG से कमर्शियल PNG पर शिफ्ट होना चाहते हैं, इसके लिए वो CGD कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, कस्टमर पोर्टल के द्वारा, लेटर या कॉल सेंटर के द्वारा भी। और इन सभी कंपनियों के डिटेल PNGRB वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं PNGRB का URL भी है। इसके द्वारा दे कैन कॉन्टैक्ट देयर CGD एंटिटी and wherever the network is already existing, the connection can be given in with shortest possible time. इसके अलावा certain to promote the PNG connections, certain incentives have also been announced by some of the companies. For example, Indraprastha Gas Limited, कोई भी कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर 31 मार्च से पहले कनेक्शन लेता है और गैस लेना शुरू करता है तो उसको 500 रुपये का फ्री गैस देने की उन्होंने बात की है। इसी तरह महानगर गैस ने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी वेव ऑफ करने का बात कहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल के हमले की वजह से ईरान में हालात गंभीर बने हुए हैं। दूसरी ओर से तेहरान भी लगातार जवाबी एक्शन ले रहा है। हालांकि इस युद्ध के चलते कई भारतीय भी ईरान में फंसे हुए हैं। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार और दूतावास अलर्ट मोड पर है। मध्य एशिया में फंसे भारतीयों को सकुशल स्वदेश लाने के लिए कोशिशें जारी है। इस बीच ईरान से 550 लोगों को निकाला गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस संबंध में ट्वीट किया और भारतीयों को निकालने में मदद करने की वजह से आर्मेनिया सरकार और वहां की जनता को धन्यवाद भी दिया। जयशंकर ने एक्स पोस्ट में लिखा कि ईरान से अब तक 550 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग के लिए आर्मेनिया की सरकार और लोगों का धन्यवाद। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनके सहयोग के लिए हम आभारी हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि आर्मेनिया सरकार ने भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने में सहयोग दिया। इसका फायदा रेस्क्यू ऑपरेशन में हुआ। वहीं एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारे लगभग 90 नागरिक भी ईरान से जमीनी बॉर्डर के जरिए अजरबैजान आए हैं। इन मूवमेंट को तेहरान में हमारी एम्बेसी ने आसान बनाया। उन्होंने वीज़ा के साथ साथ ज़रूरी आवर्जन औपचारिकताओं में भी उनकी मदद की।
मैंने जिन 550 लोगों के ग्रुप का जिक्र किया जो ईरान से आर्मेनिया गए हैं, उनमें 284 लोग ऐसे भी हैं जो तीर्थ यात्रा पर ईरान गए थे। ये लोग अभी इन दोनों देशों में हैं। उनमें से कुछ पहले ही लौट चुके हैं और कुछ अगले कुछ दिनों में लौट आएंगे। तेहरान में हमारी एम्बेसी सभी मुश्किलों के बावजूद पूरी तरह से काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों से वो तेहरान से बाहर के स्टूडेंट्स को भी उन शहरों में शिफ्ट करने में कामयाब रहे हैं जो उनके लिए ज्यादा सुरक्षित है। 50 Indian nationals in Iran have crossed over into Armenia through the land border. We also have had approximately 90 people or 90 of our nationals from Iran cross over into Azerbaijan through the land border. These movements were facilitated by our embassy in Tehran. They helped them with visas as also with immigration formalities where required. In this group of 550 people that I mentioned who have crossed from Iran into Armenia, we also have 284 people who had gone there to Iran on pilgrimage. These people are there right now in both these countries. Some of them have already returned and others would be returning in the next few days or so. Our embassy in Tehran, in spite of all the difficulties, continues to be fully functional. Over the last few days, they have also been able to relocate students who were outside Tehran to cities which are safer for them. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान में भारतीय समुदाय के लोग में कुछ नाविक लोग भी हैं और साथ ही साथ मछुआरे समुदाय के लोग भी हैं। इनके कंपनियों के साथ हमारी लगातार बातचीत होती रहती है, यानी कि हमारे एम्बेसी की, राजदूतावास की बातचीत होती रहती है ताकि हम उनका देखभाल, उनकी भलाई सुनिश्चित कर सकें। सभी भारतीय नागरिकों का से हमारा अनुरोध है कि जो एडवाइजरी हमारे राजदूतावास ने निकाला है उसको देखें और उस पर अमल करें। और जहाँ तक हमारा भारत सरकार की बात है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं अपने देशवासी जो वहाँ रहते हैं ईरान में, उनकी देखभाल के लिए, उनकी भलाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 Indian nationals in Iran have crossed over. वहीं संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पोर्ट में एक बार फिर ड्रोन हमला हुआ है जिसके कारण आग लग गई। यह घटना मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रोन हमले के बाद पोर्ट के पेट्रोलियम इलाके में तेज आग लग गई। वीडियो में आसमान में काला धुआं बहुत ऊपर तक उठता दिख रहा है। खबर के मुताबिक हमले के बाद तेल लोडिंग का काम रोक दिया गया है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। फुजेरा सरकार के मीडिया ऑफिस में आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि की गई है कि एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री फैसिलिटी में आग लगी है। इमरजेंसी टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सिविल डिफेंस की टीमों तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। इमरजेंसी सर्विसेज अब भी पूरी तरह स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। फुजेरा पोर्ट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल स्टोरेज और बंकरिंग हब में से एक है। यह ओमान की खाड़ी में स्थित है और होर्मुज स्ट्रेट के बाहर है। इससे यूएई बिना होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर निर्भर हुए क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। वहीं यूएई की राजधानी अबू धाबी के अल बहैया इलाके में एक सिविलियन व्हीकल पर मिसाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक एक फिलिस्तीनी नागरिक था। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर इसकी पुष्टि की है। अरेबियन बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना ईरान से लॉन्च की गई मिसाइल या ड्रोन अटैक्स का नतीजा है। यूएई की एयर डिफेंस ने ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इंटरसेप्शन के दौरान गिरे डेब्री ने सिविलियन व्हीकल को हिट किया। इससे वाहन पूरी तरह तबाह हो गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कोई और घायल होने की खबर नहीं है। अबू धाबी अथॉरिटी ने कहा है कि अबू धाबी अथॉरिटी ने अल बहैया इलाके में एक सिविलियन व्हीकल पर मिसाइल गिरने की घटना पर रिस्पॉन्स दिया है जिसमें फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से जानकारी लें और अफवाहें न फैलाएं। वहीं दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होगा और 25 तक चलेगा। बजट 24 मार्च को पेश किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट ने बजट सत्र को मंजूरी दे दी है। सत्र के पहले दिन दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा, जबकि दूसरे दिन वित्तीय वर्ष 2026-2027 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने वर्ष 2025 में अपना पहला बजट पेश किया था, जिसकी राशि करीब 1 लाख करोड़ रुपए थी। इस बार पेश किए जाने वाले बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी सरकार के दूसरे बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वो चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के खत्म होने से पहले अपने खर्च से जुड़े प्रस्ताव समय पर जमा कर दें। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट में बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 6 अप्रैल के लिए तय की है। ये समय तब दिया गया जब आरोपियों ने अपना पक्ष रखने के लिए उचित मोहलत की मांग की। इस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए बरी किए गए लोगों को जवाब दाखिल करने के लिए 5 अप्रैल तक के लिए समय दिया। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव के ऐलान के बाद राज्य में अफसरों के दायित्वों में फेरबदल कर दिया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, आईजीपी समेत कई अफसरों का तबादला किया गया है। सिद्धनाथ गुप्ता राज्य के नए डीजीपी बनाए गए हैं। अजय नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर का दायित्व सौंपा गया है। बता दें कि चुनाव शेड्यूल की घोषणा के बाद मुख्य सचिव और गृह सचिव हटाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने 27 पुलिस इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर भी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के तबादलों का आदेश दिया। यह भी आदेश दिया गया है कि दोनों किसी भी प्रकार के चुनाव संबंधी कार्य में शामिल नहीं होंगे। 1993 बैच के आईएएस अफसर दुष्यंत नरियाला को नंदिनी चक्रवर्ती की जगह नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। होम सेक्रेटरी भी संघमित्रा घोष बनाई गई हैं। उन्होंने जगदीश प्रसाद मीणा की जगह आयोग ने नियुक्त किया है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, वहीं जांच एजेंसियों की ओर से छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में कम से कम 10 जगहों पर कथित अवैध कॉल सेंटर से जुड़े मामले में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत इस मामले से जुड़े कुछ आरोपियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई। जांच एजेंसी की ओर से यह छापेमारी सुबह से ही की जा रही है और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के कई शहरों, जिनमें सिलीगुड़ी, हावड़ा, विधाननगर और दुर्गापुर शामिल है, में मारे जा रहे हैं। वहीं बेमौसम बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार देखने को मिला है। एयर क्वालिटी घटकर ग्रीन जोन में पहुंच गई है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 97 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक श्रेणी में माना जाता है। बारिश की वजह से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण कम हो गए, जिससे लोगों को एयर पोल्यूशन से कुछ राहत मिली। अगर सोमवार को 24 घंटे का औसत AQI संतोषजनक श्रेणी में बना रहता है तो ये इस साल का पहला दिन होगा जब दिल्ली की हवा इस श्रेणी में दर्ज की जाएगी। दिल्ली में सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में 0.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा लोधी रोड में 0.5 मिलीमीटर और आयानगर में 0.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पालम और रिज इलाके में केवल ट्रेस यानी बेहद हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद तापमान में भी हल्की गिरावट हुई है, जिससे रविवार को गर्मी से काफी राहत महसूस हुई। आज सुबह मौसम में ठंडक का एहसास बना रहा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।